प्रश्न संख्या 81 है। मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि में कितने भागों में विभाजित है? कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। 3 भागों में विभाजित है। प्रश्न संख्या 82 है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 4 अगस्त 2009 में। प्रश्न संख्या 83 है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जनसंख्या नीति से तात्पर्य है आर्थिक, सामाजिक, जनांकीकी नीति के आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना। प्रश्न संख्या 84 है। जल प्रदूषण दूर करने के उपाय लिखिए। जल प्रदूषण दूर करने के निम्न उपाय हैं। पहला, शहर तथा गांव की नालियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा है, नदियों के निकट गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। तीसरा है, नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगाना चाहिए। चौथा है, नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने और वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। प्रश्न संख्या 85 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वर्ष 1986 में। प्रश्न संख्या 86 है। भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि से है। प्रश्न संख्या 87 है। बालिका शिक्षा की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। पहला है, शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या। दूसरा है, कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव। प्रश्न संख्या 88 है। किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना, दया भाव। प्रश्न संख्या 89 है। फ्रॉबेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया? किंडरगार्टन। प्रश्न संख्या 90 है। टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? टैगोर को सत्यम शिवम अद्वैत की धारणा में विश्वास था। उन्होंने ईश्वर में सर्वोच्च मानव सुपरमी मैन माना। वे अद्वैतवादी थे। प्रश्न संख्या 91। फ्रॉबेल की किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। फ्रॉबेल की प्रमुख रचना एजुकेशन ऑफ मैन तथा दूसरी प्रमुख रचना मदर एंड प्ले सॉन्ग्स है। प्रश्न संख्या 92 है। जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। जनसंख्या शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं। जनसंख्या शिक्षा 2 शब्दों से मिलकर बना है। जनसंख्या एवं शिक्षा, अर्थात जिस शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित होता है उसे जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। जनसंख्या शिक्षा को समझने हेतु इसकी परिभाषाओं को समझना आवश्यक है जो निम्नलिखित है। पहला है, राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देश प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति, जनांकी के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है। दूसरा है, यूनेस्को के अनुसार जनसंख्या शिक्षा को संख्यात्मक पहलू के रूप में अथवा अधिक महत्वपूर्ण संस्थाओं के निबंध के रूप में ही नहीं जानना चाहिए। इसे जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष एवं मानव स्रोत विकास के संबंध में जानना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनसंख्या शिक्षा का अर्थ वर्तमान तथा भावी परिवार के कल्याण, आर्थिक संपन्नता तथा राष्ट्रीय जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता करना है। प्रश्न संख्या 93 है। दूरस्थ शिक्षा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। पहला है, यह पद्धति आमने सामने बैठकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न है। दूसरा, इस पद्धति में स्व अध्ययन सेल्फ स्टडी पर अधिक बल दिया जाता है। तीसरा है, दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत छात्र एवं अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो, दूरदर्शन, VRC, CD प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 94। अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित वे अनुभव जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था एवं साधन के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है। यह शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती है। इसकी ना तो कोई निश्चित योजना होती है और ना ही कोई निश्चित नियमावली होती है। यह बालक के आचरण का रूपांतरण करते हैं, परंतु रूपांतरण की प्रक्रिया अज्ञात, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष व अनौपचारिक होती है। प्रश्न संख्या 95। मल्टीमीडिया क्या है? आधुनिक समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने हेतु आधुनिकतम तकनीक के प्रयोग का सूचक है एवं इसमें डिजिटल वीडियो, ग्राफिक्स, ऑडियो, 3D एनिमेशन, इंटरनेट कंटेंट, इंटरैक्टिव कार्यक्रम आदि विधाओं का उपयोग भी समाहित रहता है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार के माध्यमों, श्रव्य, दृश्य, पाठ्य तथा चित्रिक आदि का एक उपयोगी संयोजन है। शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मल्टीमीडिया अत्यंत सफल सिद्ध हुआ है। प्रश्न संख्या 96 है। बौद्धकालीन शिक्षा की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहला है, संघ। संघ बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। संघ में प्रविष्ट होने पर मनुष्य श्रमण बन जाता था। श्रमण के अलावा संघों में और किसी को शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती थी। संघ में प्रवेश लेने के विशेष नियम थे। संघ में प्रविष्ट होने की प्रवज्जा कहते हैं।
इसका अर्थ है बाहर जाना, अर्थात भावी भिक्षु परिवार से विलय या अलग होकर बाहर आकर बौद्ध संघ में मिल रहा है। उसकी आयु 8 से 12 वर्ष के मध्य होती थी। 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता था। इसके फलस्वरूप भिक्षु संघ का पूर्ण रूपेण सदस्य बन जाता था। दूसरा है गुरु और शिष्य संबंध। गुरु एवं शिष्यों के बीच बड़े घनिष्ठ एवं मधुर संबंध हुआ करते थे। दोनों का जीवन सादा तथा निकट होता था। गुरु शिष्यों की शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुसार उनका विकास करता था। इस युग में गुरु शिष्य के मठ से निष्कासन कर सकता था। जब गुरु को यह पता चलता है कि कोई शिष्य पर्याप्त मात्रा में उन्हें सम्मान नहीं दे रहा है, तो वह अपने अध्ययन के प्रति जागरूक नहीं है, तो वह उसका निष्कासन कर दिया करते थे। यदि कोई गुरु किन्हीं कारणों से संघ से बाहर हो जाता तो उसके शिष्यों को भी संघ से बाहर ले जाना पड़ता था। प्रश्न संख्या 97 है। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा तथा हीगल हैं। प्रश्न संख्या 98। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम लिखिए। स्वामी विवेकानंद के बचपन का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनका जन्म कलकत्ता में सन 1863 में हुआ था। प्रश्न संख्या 99 है। टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की? टैगोर ने सन 1990 में बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 100 है। जनसंख्या शिक्षा के मुख्य लक्ष्य बताइए। जनसंख्या शिक्षा के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं। पहला, आर्थिक प्रगति एवं स्वास्थ्य शिक्षा, आवास, आहार एवं जीवन की अन्य आवश्यकताओं के उच्च स्तर को उपलब्धि सहित जीवन की वर्तमान और भावी गुणवत्ता के लिए जनसंख्या की विशेषताओं के महत्व को अनुभूति करना। दूसरा, छोटे परिवार को जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य को उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की अधिक संभावना रहती है, प्रशंसात्मक दृष्टि से देखना। प्रश्न संख्या 101 है। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा एवं जल गंदा या दूषित हो जाते हैं तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, वातावरणीय अथवा पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाती है। प्रश्न संख्या 102 है। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था। प्रश्न संख्या 103 है। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का क्या नाम था? एकेडमी। प्रश्न संख्या 104 है। राज्य से क्या अभिप्राय है? I.L. कैंडिल के अनुसार राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 105 है। पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम लिखिए। फ्रॉबेल। प्रश्न संख्या 106 है। प्रयोजनवाद में किसमें आस्था नहीं रखता है? प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है। प्रश्न संख्या 107 है। शिक्षण विधि के जनक कौन है? शिक्षण विधि के जनक सुकरात हैं। प्रश्न संख्या 108 है। प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 109 है। फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया है? 1839 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 110 है। समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। समाज के प्रमुख कार्य। समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है। उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है। प्रश्न संख्या 111 है। मूल्य का अर्थ लिखिए। मूल्य शब्द का शब्दकोशीय अर्थ है व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्माननीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए। प्रश्न संख्या 112 है। बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, उचित वातावरण का ना मिलना, जागरूकता आदि। ये सभी बाल अपराध के प्रमुख बिंदु हैं। प्रश्न संख्या 113 है। कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? सन 1781 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया। प्रश्न संख्या 114 है। बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? सन 1791 में जोनायाल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ किया गया है। प्रश्न संख्या 115 है। मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया? 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण प्रस्तुत किया। प्रश्न संख्या 115 है। मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया? 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण प्रस्तुत किया।